Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So, we were discussing the topics of operating system. Let us discuss the agenda of today, which is CPU scheduling and FCFS scheduling. ठीक है। इस लेक्चर में हम CPU scheduling पढ़ेंगे और उसकी फर्स्ट जो scheduling टाइप है विच इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो उसका एग्जांपल जो है वो हम कवर करेंगे। बेसिकली मैं एग्जांपल कवर कराऊंगी, थेरी में नहीं पढ़ाऊंगी। थेरी में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि थेरी आप लोगों को गूगल में मिल जाएगी। हर लेक्चर में मैं बताती हूँ कि आप लोगों को मैं वो चीज़ अपने लेक्चर में समझाती हूँ जो कि समझाने वाली हो। लेट्स सपोज जिसमें कोई क्वेरी आ रही हो स्टूडेंट्स को, जिनको समझ ना आ रही हो रीडिंग करके, और वो जो चीज़ें जो कि आप इजीली गूगल पे सर्च करके आपको पता चल सकती है। फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ऐसे कि आप फौरन, आप हलवा है, आप गूगल पे सर्च करो अगर आपको सामने आ जाएंगी। उन चीज़ों को स्लाइड्स में डालना और उनको समझाना, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, ये आई एम वेस्टिंग योर टाइम। तो बेसिकली जो चीज़ है जो पेपर में आनी है मैं उसके हिसाब से अपना लेक्चर बनाती हूँ और उसके हिसाब से आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक। अगर आप लोगों को कुछ फर्दर डिटेल्स चाहिए हो लेट्स सपोज टॉपिक के हवाले से, तो मैं लेक्चर में रिकमेंड करती हूँ ग्रीक फॉर ग्रीक्स। ग्रीक फॉर ग्रीक्स पे जाओ, वहाँ पे थेरी है, वहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा अगर आप लोग चाहते हो कि आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक प्रोग्रामिंग, ठीक है, इफ यू लाइक कोडिंग, आप वहाँ जो आप कोड को सर्च कर सकते हो, कोड को डिटेल में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो किसी कैसे समझाया हुआ, ETC बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। ग्रीक फॉर ग्रीक्स वेबसाइट का नाम है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो जाकर। ठीक है। ये मैंने वहाँ से अपने टाइम में वहाँ से पढ़ा था, तो इस वजह से मैं सजेस्ट कर देती हूँ। और कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरी वेबसाइट है, जस्ट बिकॉज कि मुझे वो अच्छी लगती है और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। ठीक है। देख लेते हैं CPU स्केजुलिंग क्या है। स्केजुलिंग ऑफ प्रोसेसेस वर्क इज डन। पहले मैं यहाँ से अपना लेजर पॉइंटर चेंज कर लूँ। ओके। स्केजुलिंग ऑफ प्रोसेस वर्क इज डन टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ठीक है। स्केजुलिंग ऑफ प्रोसेसेस या वर्क का क्या मतलब है कि आपको जो भी आपका काम है, आपने उस काम को अपने गिवन टाइम पे कंप्लीट करना है। CPU scheduling is a process that allow one process to use the CPU while other process is delayed due to the unavailability of any source such as IO etc, thus making full use of the CPU। CPU scheduling ये होता है कि उसने अलाउ करना होता है एक प्रोसेस को। लेट्स सपोज दैट अगर फॉर एग्जांपल ये होता है दैट अलाउ वन प्रोसेस टू यूज द CPU विद अनदर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल के दो प्रोसेस एक टाइम पे आ गए CPU स्केजुलिंग में। ठीक है। तो CPU ने क्या करना है, दोनों को इंटरटेन करना है। ठीक है। दोनों को इंटरटेन करना है, लाइक दोनों को टाइम देना है। ये नहीं करना कि एक ही प्रोसेस जो है वो आपकी CPU का टाइम देके बैठ गया। लेट सपोज मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल बताई थी मूवी की, और एक लेट सपोज एक सॉन्ग की। अब मूवी 2 घंटे की है और जो सॉन्ग उसके बाद वाला प्रोसेस आया है वो लेट सपोज 2 मिनट का है, तो मूवी ही सारा टाइम CPU का लेके बैठ जाएगी और प्रोसेस जो दूसरा वाला उसको टाइम नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देखा, अगर आप क्रोम या ब्राउजर यूज करते हो, आप उस पर अगर मल्टीपल चीजें डाउनलोड पर लगा देते हो, लेट सपोज मैंने मल्टीपल वर्ड की फाइल्स डाउनलोड पे लगा दी। अब ऐसा नहीं है जो पहले आई है वो पहले ही होगी। अब उसमें ये होता है कि जो फाइल कम KBs की है या MBs की है, कम किलोबाइट या मेगाबाइट की है, तो वो पहले हो जाती है। कभी ऐसा मोस्टली होता भी है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला भी सीन चलता है कुछ एप्स वगैरह में। बट आप लोगों ने मे भी ये नोट किया होगा, मैं नोट करती रहती हूँ, मैं क्योंकि पूरा दिन कंप्यूटर पे होती हूँ तो मुझे चीजें पता होती हैं। आप लोगों ने भी देखी होंगी, फेस की होंगी, नहीं भी की तो डाउनलोड करके चेक कर लेना। ठीक है। तो उसमें ये होता है फॉर एग्जाम्पल ऑडियोज में भी हमारे व्हाट्सएप में ऐसे हो रहा होता है कि आपका कोई ऑडियो पहले चला जाता है जो छोटा सा होता है, या लेट्स सपोज पिक्चर पहले चली जाती है और जो बड़ी KBs की होती है पिक्चर्स या वीडियोस वो बाद में जा रही थी, हालांकि आपने वो सीक्वेंस में भेजी होती है। नोट किया होगा। तो ये होता है CPU स्केजुलिंग के एंटरटेन कर रहे हैं आपके प्रोसेस को, टाइम दिया हुआ है, अगर उसने टाइम में नहीं होता तो आप अगले को एंटरटेन करो और उसको फुलफिल कर दो, उस टास्क को फुलफिल कर दो, और फिर दोबारा फर्स्ट वाले पे चले जाओ, देखो कि वो फिर दोबारा कितना टाइम ले रहा है। ठीक है। तो ये मेन चीज होती है CPU स्केजुलिंग के अंदर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। व्हाट्सएप वाले एग्जाम्पल उठा के एग्जाम एग्जाम में मत लिख देना। रियल बेस्ड एग्जाम्पल्स जो है वो मैं इसलिए देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर के दौरान बोर ना हो, और रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो स्टूडेंट को पढ़ने में मदद देती हैं। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी और हूँ जिसको रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझ आती थी। मेन बात, अगर कोड भी कोई समझा रहा है और कोड में भी कोई इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा है, तो पहले उस वर्ड का मीनिंग बताओ रियलिस्टिक तौर पे, देन मुझे समझाओ कि ये कोड क्या है। ठीक है। तो मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं भी ऐसे ही समझाती हूँ बच्चों को कि इधर उधर की एग्जाम्पल्स देके, ताकि बच्चे बोर ना हो। ठीक है। द पर्पस ऑफ CPU scheduling इज टू मेक द सिस्टम मोर एफिशिएंट, फास्टर एंड फेयर। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आप अगर ये एक तो एक फॉर एग्जांपल पर्पस होगा, आप इसको एडवांटेज में भी लिख सकते हो कि CPU scheduling में क्या होता है कि जाहिर सी बात है अगर आपके प्रोसेस जो है वो डिले नहीं हो रहे हैं, उन सबके एक एक टाइम दे दिया आपने, स्लॉट्स दे दिए उनको, और अपने वो अपने टाइम पे क्या कहते हैं फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं और
प्रोसेस डन हो रहा है आपका, तो क्या होगा, वो एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, आप डिलेज नहीं आ रहे ना, आपकी लेटेंसी नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंट भी हो गया, फास्टर भी हो गया, फेरियर भी हो गया। ठीक है, सीपीयू स्केड्यूलिंग के थ्रू। सीपीयू स्केड्यूलिंग का प्रोसेस, स्टेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो स्टेट की डायग्राम है ना, ठीक है, सीपीयू स्केड्यूलिंग एंड स्टेट प्रोसेसेस है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं लेक्चर्स में पढ़ाती हूँ और मैं बता देती हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट मीन्स के वो पेपर में आएगी। ठीक है, और आपसे पूछी जा सकती है। तो अच्छा, ये स्टेट है आपके पास, लेट्स सपोज, ठीक है, आपके फर्स्ट स्टेट है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट से जैसे ही आप कोई टास्क एडमिट करोगे तो वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो एक ओवल है वो क्या है, स्टेट है, ओवल स्टेट है। ओके, रेडी स्टेट से लेट्स सपोज अगर डिस्पैच होना है आपका प्रोसेस, तो वो क्या करेगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। लेट्स सपोज एक नया स्टेट आया 2+2 का प्रोसेस, रेडी स्टेट में गया, रेडी स्टेट से डिस्पैच होकर वो रनिंग स्टेट में गया, अब वो रन हो रहा है। अब या तो वो फुलफिल होगा या तो वो इंटरप्ट अकर हो जाएगा। ठीक है, अगर तो वो फुलफिल हो जाता है तो वो एग्जिट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर उसमें कोई मसला आ गया, लेट्स सपोज 2+2 की जगह मैंने 2+ और आगे कॉलन डाल दिया जो कि गलती से मेरे से डल गया और वो इंटरप्ट आ गया बीच में, तो क्या ऐसे भी हो सकता है इंटरप्ट में? सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इंटरप्ट मैंने पढ़ाए हैं, आई गेस मैंने पढ़ाए हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इंटरप्ट होता गया। ठीक है, तो वो अगर आ जाए तो आपके पास क्या होता है, रनिंग से दोबारा रेडी में जाता है, रेडी चेक करता है कि इंटरप्ट क्या आया, आपका वैलिड रीजन की वजह से क्या इंटरप्ट आपका हट सकता है। पहले वो इंटरप्ट को एंटरटेन करने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। 2+2 में अगर कोई मसला आ गया या कोई कमांड कोई मसला आ गया, कोई लेट सपोज टाइमिंग इशू या मेमोरी इशू या कोई भी इशू हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो चीज इंटरप्ट अकर कर देगी रेडी स्टेट पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में हो, ठीक है, अब मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप एक रूम में हो और आप रूम में, आप क्लास है आपकी, ठीक है, आप एक बच्चों को पढ़ा रहे हो या खुद पढ़ रहे हो। अब लेट सपोज रेंडमली कोई बंदा आपकी क्लास में आता, तो क्या करते हो आप, पढ़ाना स्टार्ट, पढ़ते रहते हो या पढ़ाते रहते हो या पहले उस बंदे को डील करते हो? ऑब्वियसली आप उस बंदे को डील करते हो। फौरन से जैसे ही वो अंदर आता है, लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट अंदर आ गया, वो कहता है मैं कम इन, आप टीचर पूछती है उससे, हाँ जी खैरियत, क्या मसला हो गया? वो बताता है ये मसला, ये चीज है, ये मैंने अनाउंस करना था, या ये मैंने इस फलां बच्चे से बात करनी। तो पहले क्या कहता था, उसका मसला टैकल किया जाता है, उसके मसले को टैकल करते हैं, उसको उस बंदे को एड्रेस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देन उसको भेजते हैं, देन अपना काम को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो इंटरप्ट में भी ये वाला सीन होता है कि जब इंटरप्ट आपके पास अकर हो जाए तो आप पहले उसको टैकल करते हो, उसको इंटरटेन करते हो और देन अपना प्रीवियस वर्क को कंटिन्यू कर लेते हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर रनिंग स्टेट में आपके पास क्या हो कि इनपुट आउटपुट या इवेंट वेटिंग लिस्ट में चला जाए, तो वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा और फिर जब वो वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, दोबारा रेडी स्टेट में जाकर डिस्पैच होकर वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो स्टेट प्रोसेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान से हैं। ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और वेटिंग, ये आप याद कर लो तो बहुत आराम से आपके पास हो जाता है। और 3-4 चीजें ये जो आप लोग ने लिखनी है, एडमिट होगा, इंटरप्ट होगा, एग्जिस्ट होगा, ये तो समझ आ जाती है। यहाँ पे लिख देना डिस्पैच होगा, यहाँ पे इनपुट मतलब इनपुट आउटपुट और इवेंट वेट हो रहा है, और यहाँ पे कंप्लीशन हो रही है, सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं एफसीएफएस पे। ठीक है, मजीद मैंने डिटेल नहीं डाली कि फिर सीपीयू स्केड्यूलिंग में कितनी टाइप्स हैं, 1 2 3 टाइप्स हैं, तीनों टाइप की डेफिनेशन क्या है, ये बच्चों वाले काम है। ये मैंने पिछले अपने कुछ कोर्सेज में किए भी हैं। ठीक है, क्योंकि जो न्यू न्यू बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमें डिटेल में लेक्चर हो, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं कि हमारे पास पूरा हो। ठीक है, लेकिन मैं वो चीज़ थी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग थी। फिर मोस्टली बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे पास शॉर्ट वीडियो और मेन कंटेंट हो उसके अंदर। ठीक है, वो कहते हैं कि 15 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो, बड़ी वीडियो हम नहीं देख सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने फेसबुक को टाइम देना है, हमने इंस्टाग्राम को टाइम देना है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि बस हमने खोला और हमें सामने चीज मिल जाए और हम बैक करके जाएं और अपना काम कर लें, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैंने अब उस हिसाब से अपने लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे भी लगे। अगर आप लोगों को क्वेरी होती है, कोई मसला होता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर एवरी क्यूरी। ठीक है, और मैं मेल भी दे सकती थी बट मैंने मेल नहीं दी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ पूछना हो, या लेट्स सपोज आप लोगों को चाहिए, लेट्स सपोज आप लोगों को चाहिए कि फलां कोर्स के बारे में आप हमें वीडियोस बना के दें, तो डू आस्क। ओके, okay, so let us consider an example where 4 processes with different burst time, arrival time at different times. ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है एफसीएफएस की। ठीक है, एफसीएफएस में आपके पास प्रोसेस इस तरह से चार्ट दिया होगा। ठीक है, अगर आपके पास अराइवल टाइम नहीं गिवन तो अराइवल टाइम इनिशियली या कह लो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, प्रोसेस 1 2 3 4 बर्स्ट टाइम दिया होगा और अराइवल टाइम दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आई रिपीट, अगर अराइवल टाइम आपके पास ये नहीं है
मैं आगे एग्जांपल्स कराऊंगी, इसमें अराइवल टाइम नहीं भी होगा, क्या पता मैंने डाला है कि नहीं डाला है, नो। ठीक है, तो इट मीन्स कि फिर वो क्या है, हर किसी का अराइवल टाइम जीरो, आप किसी को भी चला सकते हो। अराइवल टाइम का ये मतलब है कि जिस टाइम पे जो प्रोसेस आया है ना, लेट्स सपोज 0 सेकंड पे जो आया, ये सेकंड्स हैं, ठीक है, 0 1 2 4, तो 0 सेकंड पे जो आया है ना, पहले उसको चलेगा, फिर 1 सेकंड पे जो आया है वो चलेगा, फिर 2 पे जो आया है वो चलेगा, फिर 4 पे जो आया है वो चलेगा, ठीक है। 3 पे जो आया है, 3 पे कोई नहीं आया है तो 3 को भी ऐसे ही चलाओ, और फिर 4 पे जो आया है वो चलेगा। इस तरह अराइवल टाइम का मतलब होता है। लेकिन अगर सारे ही जीरो हैं तो फिर आपको जो दिल करे आप वो प्रोसेस चला दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब स्टार्ट हो गया। अब हमने देखा, मैंने जैसे बताया कि अराइवल टाइम को हम देखेंगे एफसीएफएस में, ठीक है। एफसीएफएस बहुत सिंपल सा है, आगे जाके थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो बहुत आसान है। ठीक। अच्छा, अराइवल टाइम मैंने देखा कि सबसे छोटा किसका है, 0 इसका था। एक हम बनाते हैं क्यू, ठीक है, रेडी क्यू, इसको आप क्यू भी लिख सकते हो, आप रेडी क्यू भी लिख सकते हो। और एक होता है गेन चार्ट, ठीक है। रेडी क्यू में वो चीज होती है जो कि आपकी पेंडिंग में पड़ी होती है, लेकिन अभी आपने गेन चार्ट वो होता है जो कोई फाइनलाइज होता है, फाइनलाइज होके आपका पूरा चार्ट बनता है कि अच्छा ये प्रोसेस पहले आया, इतने सेकंड पे आया, इसके बाद इतना सेकंड इसने वेट किया, उसके बाद दूसरा प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो ये गेन चार्ट में आता है। लेकिन रेडी क्यू में होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोसेस आया है, दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है कि ये 3 सेकंड चलेगा तो मैं आऊंगा, तो वो किस में चला जाता है, रेडी क्यू में चला जाता है। अभी मैं आगे समझाऊंगी, आ जाएगा समझ, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, 0 पे मेरा कौन सा प्रोसेस आया, 2104, तो 0 पे मेरा आ गया P3, मैंने यहाँ पे डाल दिया डायरेक्ट P3। ठीक है, पी, क्योंकि रेडी क्यू में रखने की जरूरत नहीं थी, वेटिंग में मैं क्यों रखूं, जब मेरे पास पूरा गेन चार्ट खाली है तो मैं P3 डाल सकती हूँ। ठीक है, मैंने P3 डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने देखा P3 को कितने सेकंड तक बर्स्ट टाइम होता है, कि आपने आया तो इस टाइम पे, लेकिन चलाना कितने टाइम तक है, ठीक है। अच्छा, P3 को मैंने कितना टाइम चलाया, 3 सेकंड तक मैंने चलाया, 1 2 3, ठीक है। मैं 1 पे गई, मैं कोई भी नहीं आ सका, 2 पे, 3 पे। अच्छा, 1 पे मैं गई, अब आप लोग कहो 1 सेकंड पे तो एक था हमारे पास, P2 भी था, 2 सेकंड पे P1 भी था, हम चला सकते थे। देखो, अब आपने बस टाइम भी इसमें देखना है, आगे जाओगे ना तो देखोगे बस टाइम को भी देखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, जब आप देखोगे 1 सेकंड पे आप गए, ठीक है, 1 सेकंड पे आप गए, वैसे सिंपली भी समझा सकते हो, लेकिन चलो ऐसे भी देख लो, ठीक है। 1 सेकंड पे जब आप गए तो बस टाइम देखो, इन 1 सेकंड पे आपके पास P2 आ रहा है, लेकिन बस टाइम जो है वो इससे बड़ा है, बस टाइम इससे बड़ा है, इसका 8 है और इसका क्या है, 3 है। तो इट मीन्स कि बस टाइम जब आप अराइवल टाइम तो 0 पे आपने डाल दिया, अब नेक्स्ट अगर 1 पे आपका P2 आ रहा है तो आपने पहले वाले का बस टाइम देख लिया, क्या आया वो सेकंड वाले से बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा है तो आप पहले वाले को ही चलाओगे, तो मैंने पहले वाले को ही चलाया, 1 2 3 सेकंड तक चला। 3 सेकंड पे जाके मैंने क्या किया, मेरा जो P2 था वो क्यू में चला गया, ठीक है, रेडी क्यू में चला गया, वो वेट कर रहा है कि P3 पहले कंप्लीट होगा तो मेरी बारी आएगी। ठीक है, तो ये सीन होता है। ठीक है, जब उसकी वेट कंप्लीट होगी तो मैंने क्या किया, 3 सेकंड के ऊपर P2 को इंपोर्ट कर दिया, मैंने P2 डाल दिया। अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना था, 11 था, ठीक है। तो सॉरी 8 था, तो मैंने क्या किया, 8 को काउंट करके डाल दिया। सिंपल अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया, ये चीज जो मैंने समझाई है ये बेसिक कंसेप्ट है, आगे जाके यूज होगा। मेनली आप लोगों ने बस क्या करना है, देखे फॉर एग्जाम्पल P3 डाला है 0, ठीक है। उसके बाद उसका बर्स्ट टाइम काउंट करो कितना है, 1 2 3, 3 डाल दो। 3 के बाद अब देखो कि अगला कौन सा प्रोसेस आएगा, मतलब 0 के बाद कौन सा ऐसा अराइवल टाइम आ रहा है जो कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो P2 डाल दिया। अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 8, तो 3 + 8 कितना हो गया, 11। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या हो रहा है कि जो ये तो मैंने डाल देना क्योंकि ये पहले वाला रेडी क्यों था, मतलब P2 को जैसे ही यहाँ पे आना, P2 आया, 11 कैलकुलेट हुआ, तो अब हम जब आगे मूव किए, अराइवल टाइम 2 पे गए, तो अराइवल टाइम 2 पे हमारे पास कौन सा वेट कर रहा था, P1 वेट कर रहा था, ठीक है, P1 वेट करा था आपके पास। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, P1 डालूंगी, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6, तो 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो अब देख लेते, 17 आ रहा है, यस 17 आ रहा है, ठीक है। P3 डाला, 3 तक चला, P2 डाला, वो 11 तक चला, 3 + 8 11, फिर 11 + 6 17। अब हमारे पास क्यों के अंदर कौन सी चीज प्रोसेस वेट कर रहा है, P4 वेट कर रहा है, क्योंकि अराइवल टाइम 4 पे वो इंटर हो चुका था, हमने उसको क्यू में फेंका हुआ है, ठीक है, एक तरह से कह लो। तो वो क्यू में पड़ा हुआ है, अब उसको अपनी बारी का इंतजार है कि यार 17 सेकंड तो गुजर गए हैं, मैंने 4 सेकंड पे आना था लेकिन मैं अभी तक पहुंचा नहीं, तो वो क्यू में बैठा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज वो ट्रेन में बैठा हुआ है और उसका जो उतरने का स्टॉप था वो 4 था, बट अब वो 17वें, क्या कह लो कि वो पहुंच गया है, 17 स्टॉप पे पहुंच चुका है। अब वो कह रहा है मैंने तो 4 पे उतरना था, मैं 17 पे क्यों पहुंच गई हूँ, ठीक है, मुझे भी तो बारी दो। ठीक है, तो मैं अब वो मे भी 17 के बाद उतर सकता है, क्योंकि वो उसका टाइम निकल चुका है 4, उसका टाइम जो है
इस इन्हीं में आ रहा है, देखो यहाँ पे कहीं पे जाके 4 आ रहा है, तो इट्स मीन कि आप इसको, अगर लेट सपोज इसका टाइम होता है यहाँ पर 4 ना होता, इसका होता 20, ठीक है, तो कभी भी P4 यहाँ पे 17 के बाद नहीं आ सकता, क्योंकि P4 का टाइम ही अलॉट कर दिया हमने 20, कि P4 20 सेकेंड जब होंगे तभी आ सकता है गेन चार्ट के अंदर। तो जब 20 सेकेंड हुए नहीं तो P4 को हम उतार ही नहीं सकते, वो क्यों में फंसा रह जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे 20 तो हुआ नहीं, जब वो 20 होगा या 20 से ऊपर होगा तो ही वो अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है, क्यों हमारे पास खाली होगी, दोबारा मैं एक दफा से और भी दे देती हूँ, मे भी कंफ्यूजन हो। आपके पास प्रोसेसेस थे, बर्स्ट टाइम था, अराइवल टाइम था, आपने क्यू बनाई और गेन चार्ट बनाया। आपके पास अराइवल टाइम पे जो आया, आपने अराइवल टाइम पे वो प्रोसेस लिखा, उसका बर्स्ट टाइम जो था वो आपने उसके आगे यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने देखा कि अच्छा 1 सेकंड जब आपने लिखा तो 1 सेकंड पे आपके पास P2 था, P2 को आपने क्यू में उठा के लिख दिया, ठीक है, कि अब वो वेट कर रहा है। जब 3 पे पहुंचे, 3 पे क्योंकि P2 का टाइम पूरा हो गया, तो 3 पे जाके हमने P2 को इम्पोर्ट कर दिया और उसका बर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया, तो 3 + 8 कितना हो गया, 11। अब मैंने देखा कि जो P1 है वो भी 2 सेकंड पे आया, तो 2 सेकंड भी यहाँ पे कहीं पे आया था, इट मीन्स कि P1 भी रेडी क्यू में जा सकता है। P1 को मैंने रेडी क्यू में भेज दिया। फिर जब P1 का पता चला कि हाँ ठीक है, P2 का बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया, कैलकुलेट हो गया, मैंने कर लिया, P1 को मैंने नीचे उतार लिया, तो उसका बर्स्ट टाइम कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ गया, 11 + 6 17 हो गया। फिर मैंने देखा P4 का अराइवल टाइम क्या था, 4, तो 4 भी यहीं कहीं आ रहा है, अंदर ही आ रहा है 4 का सेकंड, ठीक है, तो मतलब P4 भी उतर सकता है, और एट द एंड मैंने P4 उतार लिया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने FCFS की एग्जांपल देखी और CPU शेड्यूलिंग देखी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।